हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंध्यानी लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पावर की इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो बैलेंस ऑफ पावर का एक सिंपल सा मतलब यही है कि पावर को बैलेंस करना बहुत सारी नेशंस के बीच में, राइट? बहुत सारी नेशंस होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, राइट? उनके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। अब वो कभी भी उसको चला सकते हैं, राइट? किसके पास बहुत ज्यादा पावर है, किसी के पास बहुत ज्यादा कम पावर है। तो एक तरीके से पावर का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, सभी स्टेट्स के पास, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, इक्वल पावर रहे, राइट? इक्वल फुटिंग पे वो लोग रहे। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है इतने सारे स्टेट्स और नेशंस के बीच में, ताकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर ना चला जाए, ये कैसे होता है? एक नेशन दूसरी नेशन पर चेक रखती है, राइट? नजर रखती है कि कहीं ये नेशन ज्यादा पावर अक्वायर करने की कोशिश तो नहीं कर रही, कहीं इसके पास एब्सोल्यूट पावर तो नहीं जा रहा, राइट? इसी तरीके से मेंटेन होता है इक्विलिब्रियम ऑफ पावर। चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं और आने वाले हैं। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है बैलेंस ऑफ पावर का? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे? इसके पीछे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई एक स्टेट कभी भी पावरफुल नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट पावरफुल नहीं होना चाहिए। अगर अदरवाइज उसके पास सारी पावर अगर चली गई तो जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको खा जाएगा। एक रियल सिनेरियो इमेजिन करो, अगर आज चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो क्या क्या करेगा? वही होता है, अगर एक स्टेट पावरफुल हो गया तो यही सारी चीजें होने वाली जो भी तुमने अभी इमेजिन किया। इसीलिए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी एक स्टेट को कभी भी पावरफुल हमें होने नहीं देना है, सबके पास इक्वल पावर बटी हुई होनी चाहिए। अब बैलेंस ऑफ पावर काफी वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसकी कोई एक डेफिनेशन मतलब आपको नहीं मिलेगी, काफी अलग अलग और डिफरेंट डेफिनेशंस है। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। पहली डेफिनेशन है हैंस जे मॉर्गनथॉ की। विदाउट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर हम किसी टर्म को विदाउट क्वालिफिकेशन यूज कर रहे हैं, इस चीज का मतलब क्या हुआ? बिना चेंजेस के अगर उस चीज को हम यूज कर रहे हैं, किसी टर्म को अगर हम बिना चेंज किए यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे यूजिंग द टर्म विदाउट क्वालिफिकेशन। तो ये डेफिनेशन कहती है बैलेंस ऑफ पावर एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है जिसमें अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वालिटी के साथ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है स्टेट्स के बीच में। मतलब एक तरीके से कोशिश की जाती है कि ऑलमोस्ट इक्वल पावर मिले हर स्टेट को, ठीक है? ऑलमोस्ट इक्वल पावर मिलनी चाहिए। अगर पूरी तरीके से हम इक्वली एक्यूरेटली इक्वल पावर नहीं दे पा रहे तो ऑलमोस्ट इक्वल पावर देनी चाहिए हर स्टेट को। सिडनी बी फे, इन्होंने कैसे डिफाइन किया है? इन्होंने कहा है बैलेंस ऑफ पावर इज जस्ट इक्विलिब्रियम। सो इनकी डेफिनेशन का कीवर्ड क्या है? जस्ट इक्विलिब्रियम। सो जो नेशंस है अलग अलग, ठीक है, उनका पावर इक्विलिब्रियम में रहता है ताकि कोई एक नेशन पावरफुल ना हो जाए और वो बाकी नेशंस को परेशान ना करे, अपनी विल उन पर इंपोज ना करे। इसलिए उनका पावर जस्ट इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्वालिटी में रहता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उसके पहले सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ में टीओ लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर आती है। पहला पॉइंट है इक्विलिब्रियम इन पावर रिलेशंस। ये जो इक्विलिब्रियम है ये कांस्टेंट है, सीजलेस चेंज होगा इसमें। अब ये सीजलेस चेंज है, यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, ये कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम क्या हमेशा इक्विलिब्रियम ही रहेगा? इक्वल चीजें क्या हमेशा इक्वल रहती है, उनमें इनइक्वालिटी नहीं आती है? इसीलिए इक्विलिब्रियम में भी डिसइक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि हर चीज कांस्टेंट पूरी तरीके से नहीं हो सकती है, ठीक है? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स डिसइक्विलिब्रियम एज वेल। इसी तरीके से हर जगह इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से नहीं कहा गया कि पूरी तरीके से पावर इक्वली बटा हुआ है, राइट? पूरी तरीके से पावर को आप कैसे बांटोगे? पावर को आप मेजर कर सकते हो कि इसके पास ज्यादा ताकत है, इसके पास कम ताकत है, इसके पास 1 किलो ताकत है, इसके पास 2 किलो ताकत है, राइट? मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए काफी सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा है जस्ट इक्विलिब्रियम या सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? या अप्रोक्सीमेटली इक्विलिब्रियम या अप्रोक्सीमेट इक्विलिब्रियम, राइट? पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा पावर रिलेशंस में। टेम्पररी एंड अनस्टेबल, बैलेंस ऑफ पावर यार टेम्पररी होता है और अनस्टेबल होता है।
क्योंकि अब शॉर्ट पीरियड के लिए ही पावर को बैलेंस कर पाओगे नेशंस के बीच में, अब हमेशा के लिए परमानेंटली नेशंस को पकड़कर उन्हें उनका पावर बैलेंस नहीं कर सकते हो, राइट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई लॉ नहीं होता है यार, एक चीज हमेशा याद रखना, नेशंस अपनी विल के हिसाब से काम कर रही होती है, ठीक है, उनकी जैसी मर्जी वो वैसे काम कर रही होती है। वहां पे कोई लॉ नहीं प्रिवेल करता कि अगर तुमने ये कर दिया या इस नेशन को इन्वेट कर दिया तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हें फांसी हो जाएगी, नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी लॉ नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। वहां पे इंडिविजुअल नेशंस है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, राइट, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपने आप को गवर्न कर रही हैं, उनकी जैसी मर्जी वो वैसे चल रही है। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर शॉर्ट पीरियड के लिए ही एग्जिस्ट करता है, परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करने के लिए आपको एक्टिव इंटरवेंशन करना होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई जादू होगा और एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाएगा, नहीं, स्टेट्स को अपने बिहाफ पर कोशिश करनी होगी, राइट। जो स्टेट्स इंटरेस्टेड है वो अपने बिहाफ पर कोशिश करेंगे कि हाँ हमें कोशिश करनी है ताकि हम सबके बीच इक्वल पावर मेंटेन रहे, कोई एक स्टेट ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, राइट। तो उनको अपने से एफर्ट्स करने होंगे, एक तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना होगा बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो का मतलब क्या होता है? स्टेटस क्यों नहीं होता, स्टेटस क्वो होता है, ठीक है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है स्टेट ऑफ थिंग्स, राइट। सो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो करंट स्टेट ऑफ थिंग्स को फेवर करता है। पावर रिलेशंस में एक तरीके से बैलेंस होना चाहिए, यही इसकी कोशिश रहती है। एक इफेक्टिव पावर बैलेंस अचीव करने के लिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंजिंग और डायनामिक होनी चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बैलेंस ऑफ पावर वाकई में ही एग्जिस्ट करता है? इसका एक टेस्ट है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का टेस्ट है वॉर। जब वॉर होगा बैलेंस ऑफ पावर अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब वॉर नहीं होगा तब बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करेगा। यही इसका एक मात्र टेस्ट है कि बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। नॉट अ डिवाइस ऑफ पीस, बैलेंस ऑफ पावर एक प्राइमरी डिवाइस नहीं है पीस को मेंटेन करने के लिए, राइट, बिकॉज ये चाहता है कि वॉर होगा तभी एक तरीके से बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। सो सिक्स्थ पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पावर क्यों वॉर को भी प्रमोट करता है या क्यों चाहता है कि वॉर बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। देखो, जो भी नेशन बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी को फॉलो कर रही है वो जल्दी वॉर पर तो नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन जब उसे ऐसा लगेगा कि सामने वाली नेशन का वेट, ठीक है, सामने वाली नेशन का जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसका वेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, और वो काफी थ्रेटनिंग है, ठीक है, काफी ज्यादा थ्रेटनिंग है वो पावर, तब वो बैलेंस ऑफ पावर से बाहर आएगी और वॉर में जाएगी, ठीक है, ताकि फिर से बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि अगर आप वॉर नहीं कर रहे हो और सामने वाली नेशन आराम से मिसाइल्स आप पे छोड़े जा रही है तो कहां बैलेंस ऑफ पावर है यार? तब तो तुम्हारी पावर फीकी पड़ गई ना, तब तो तुम्हारी पावर कम पड़ गई, उसकी पावर ज्यादा हो गई, बैलेंस बिगड़ गया ना। तो बैलेंस में वापस आने के लिए आपको भी वॉर करना पड़ेगा, राइट। तो वॉर भी एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करने का ही तरीका है। अब समझ गए? एक्टर्स कौन होंगे बैलेंस ऑफ पावर के? कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जो पावरफुल स्टेट्स हैं, वही पार्टिसिपेट करेंगे। और जो छोटे स्टेट्स होते हैं जिनके पास कम पावर रहती है वो एक तरीके से विक्टिम बन जाते हैं इस चीज के। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स। बैलेंस ऑफ पावर यार तब ऑपरेट करता है जब बहुत सारे मेजर स्टेट्स, मेजर पावर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जब मेजर पावर्स प्रेजेंट होंगे तभी बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यही लोग अपने पावर रिलेशंस में एक तरीके से बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट से मुझे याद आया, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस पर कंप्लीट वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है और की कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इस पॉलिसी का बेसिस क्या है? बैलेंस ऑफ पावर की जो पॉलिसी, जो किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट इसको अडॉप्ट कर सकता है, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है नेशनल इंटरेस्ट इन अ गिवन एनवायरमेंट, राइट, कि किसी सिचुएशन में भी आप अपना नेशनल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, यही इसका मात्र बेसिस है। अजम्पशंस हम देखने वाले हैं बैलेंस ऑफ पावर को लेकर। बैलेंस ऑफ पावर ये अज्यूम करता है कि जो स्टेट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट, ठीक है, जो अपने वाइटल राइट्स हैं वो कैसे भी प्रोटेक्ट करने को तैयार है, इंक्लूडिंग द मीन्स ऑफ वॉर,
ठीक है, अगर वॉर करने की जरूरत पड़ गई तो वॉर भी कर लेंगे, लेकिन अपना नेशनल इंटरेस्ट और अपने राइट्स को हम प्रोटेक्ट करके रहेंगे, ऐसा बैलेंस ऑफ पावर अज्यूम करता है। स्टेट्स की एक तरीके से रिलेटिव पावर पोजीशन क्या है, इसे 1 डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक मेजर किया जा सकता है। बैलेंस ऑफ पावर अज्यूम करता है कि जो बैलेंस है, ठीक है, जो बैलेंस है पावर का, ये एक तरीके से डराएगा थ्रेटनिंग स्टेट को। जो स्टेट एक दूसरे स्टेट को डरा रहा है कि हाँ मैं मिसाइल छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसको एक तरीके से ये डराएगा, डेटर करेगा कि तुम कोई भी मिसाइल या कोई भी वेपन लॉन्च नहीं करोगे। वहीं जो विक्टिम स्टेट है उसके पास ये ताकत रहेगी कि वो वॉर को अवॉइड कर सकता है, राइट। तो बैलेंस ऑफ पावर ये चीज अज्यूम करता है। जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टेट्समैन जो होते हैं वो एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी किस बेसिस पर बनाते हैं, वो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं पावर के बेसिस पर, पावर कंसिडरेशंस के बेसिस पर, ठीक है, कि उनकी और सामने वाले स्टेट की कितनी ज्यादा पावर है। मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर को काफी जगह मैंने बीओपी करके लिखा है, ठीक है, दैट्स फाइन। अगर आप नोट्स बना रहे हो तब तक तो ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे लिखकर मत आना। जो नेशन बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी को फॉलो कर रही है वो सिचुएशन के, ठीक है, अकॉर्डिंग अपनी अलायंसेस और ट्रीटीज को चेंज कर सकती है, ठीक है, इफ सो डिमांड। वही वाला आप एग्जाम्पल लेके इस पॉइंट को समझ सकते हो वॉर का, ठीक है। अगर एक नेशन वॉर करने के मूड में है, ठीक है, पूरी तरीके से उसने मन बना लिया है कि सामने वाली नेशन को कुचल के रख देना है, तो अब सामने वाली नेशन बैठकर देख नहीं सकती कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो, नहीं, अब उसे बैलेंस ऑफ पावर अगर मेंटेन करना है तो उसे भी वॉर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिचुएशन जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से इसका चेहरा बदलेगा। कहते नहीं है जहर को अगर काटना है तो वो जहर ही कर सकता है, राइट। उसी तरीके से अगर पार को आपको अगर पार से फाइट करनी है तो पार का एंटीडोट भी पार ही है, राइट। अगर एक जगह बहुत ज्यादा पार बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल भी पार ही कर सकता है, वही बैलेंस ऑफ पावर भी बोलता है, ठीक है। वॉर के बाद अक्सर क्या होता है, वॉर के बाद एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश होता है, एक नया बैलेंस क्रिएट होता है पावर का, वही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है। तो हम ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एक डिवाइस है पावर मैनेजमेंट का, जो बड़ी बड़ी नेशंस यूज करती हैं ताकि उनके पावर रिलेशंस अच्छे से मेंटेन रहें, अच्छे से बैलेंस्ड रहें। अगर कोई नेशन एक तरीके से पावर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, उसे एक तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करती है, ज्यादा पावर एक्वायर करने की कोशिश करती है, तो उस पर जो सारी नेशंस एक तरीके से कलेक्टिव एक्शन लेती हैं। तो जिसने भी बैलेंस को डिस्टर्ब किया है उस स्टेट को हम कहेंगे वायलेटर, ठीक है, क्योंकि उसने वायलेट किया है इस चीज को। तो उसको वायलेटर को वीक करने के लिए, उसे एक तरीके से दबाने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर को वापस से अचीव करने के लिए सारे स्टेट्स उसके अगेंस्ट एक कलेक्टिव एक्शन लेंगे। वो वॉर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस को वापस से रीस्टोर करना है, राइट। फिर से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। कौन से मेथड्स यूज होते हैं बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करने के लिए, हम ये स्टडी करने वाले हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम की आईडी है लॉ पीप्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पर्सनली आप आके मुझसे वहां बात कर सकते हैं। नोट्स जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। बैलेंस ऑफ पावर यार ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, जो स्टेट्स है उन्हीं को कोशिश करनी होगी बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करने की। तो अब स्टेट्स कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करने के लिए, बिकॉज ऐसा कहा जाता है ना कि बैलेंस ऑफ पावर में बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व्ड है, वो एक्टर्स है बड़े बड़े स्टेट्स। तो अब एक्टर्स जो गेम खेल रहे हैं उस गेम को खेलने के लिए कौन से डिवाइसेस का यूज हो रहा है, अब हम उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैलेंस ऑफ पावर इज अ गेम विच इज प्लेड बाय एक्टर्स विद द हेल्प ऑफ सेवरल डिवाइसेस, लिस्ट दोज डिवाइसेस। ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, तो इस चीज को लिख लेना ध्यान से। पहला मेथड है कंपनसेशन, राइट। इसको हम टेरिटोरियल कंपनसेशन भी कहते हैं। जिस स्टेट की पावर बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जाती है कि ये स्टेट जो है भाई इसकी ताकत जो है बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, उसका एनेक्सेशन, ठीक है, या उसका डिवीजन कंपनसेशन, टेरिटोरियल कंपनसेशन कहलाता है। 17th और 18th सेंचुरी में इस डिवाइस का रेगुलरली यूज किया जाता था। जो कॉलोनियल पास थे इसका बहुत ज्यादा यूज करते थे, वो बेसिकली इसका यूज करके ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे कि हम बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि वो अपना इंपीरियल स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करते थे। किसी भी स्टेट को जिससे उन्हें डर लगता था उसे डिवाइड कर देते थे या उसे एनेक्स कर लेते थे और दिखाते ये थे कि इससे हम बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, राइट।
नेक्स्ट मेथड इज अलायंसेज एंड काउंटर अलायंसेज। अलायंस बेसिकली एक डिवाइस है जिससे कि बहुत सारे स्टेट्स, ठीक है, एक तरीके से मिलिट्री पैक्ट में या सिक्योरिटी पैक्ट में एंटर करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा सके। किसके अगेंस्ट वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं? अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो अगर एक अलायंस बनेगी तो उसकी काउंटर अलायंस भी तो बनेगी, राइट? अगर कुछ स्टेट्स ने मिलकर एक अलायंस फॉर्म की है तो जो उसके ओपोनेंट स्टेट्स हैं, जो उनके एनिमीज हैं, वो भी तो एक अलायंस बनाएंगे, जिसको हम काउंटर अलायंस कहेंगे। 1945 के बाद का जो पीरियड था तो हमें काफी अलायंसेस देखने को मिली थी, नाटो, सीएटो, वॉर्सो पैक्ट एटसेट्रा। इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है एक स्टेट दूसरे स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगे। क्यों इंटरफेयर करने लगे? उसका कोई स्वार्थ होगा, ठीक है, उसका कोई सेल्फिश मोटिव होगा जो चाहता है कि ये सिचुएशन पैदा हो जाए, इसलिए मैं इसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करूंगा। सपोज अमेरिका इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लग जाए बिकॉज उससे फायदा होने वाला है या हमारे एनिमीज को फायदा होने वाला है, इसीलिए वो इंटरफेयर ऐसे कर सकता है, उसको हम कहेंगे इंटरवेंशन। तो अब ये डिवाइस क्यों यूज होता है? बेसिकली अगर आपको किसी न्यू ग्रुप को ज्वाइन करना है या पिछले वाले जो पहला वाला ग्रुप था, आपका पुराना ग्रुप था, अगर आपको उसे ज्वाइन करना है तब कोई नेशन इसका यूज करती है, ठीक है। सपोज उसे नए ग्रुप में जाना है तो उसमें एंटर करने के लिए वो इस डिवाइस का यूज कर सकती है, ठीक है। अगर उसे अपना पुराना ग्रुप वापस से ज्वाइन करना है तब वो इस डिवाइस का यूज कर सकती है, राइट, ताकि एक डिजायर्ड सिचुएशन पैदा हो जाए और वो ग्रुप को अच्छा लगे देख के कि हाँ ये नेशन तो हमारे फेवर में ही बोल रही है, चलो इसे अपने ग्रुप में ले लेते हैं, राइट। तब इस डिवाइस का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो ब्रिटिश इंटरवेंशन इन ग्रीस। नेक्स्ट मेथड इज डिवाइड एंड रूल। इसे समझाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हर नेशन यार इस पॉलिसी का यूज करती है, इतनी टाइम ऑनर्ड पॉलिसी रही है ये, ब्रिटिश के टाइम से इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, टिल डेट ये यूज होती है, डिवाइड एंड रूल। आपस में भिड़वा दो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा कर लो, ठीक है, सबको आपस में लड़वा दो, उसके बाद जो भी तुम्हारा एम है वो बड़े आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है फ्रेंच पॉलिसी टुवर्ड्स जर्मनी। नेक्स्ट इज बफर स्टेट्स और जोन्स। अब यहां पे ध्यान देना ये जरूरी है, दो राइवल्स के बीच में, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में जिनके बीच में लड़ाई है उनके बीच में एक बफर स्टेट सेटअप करना। वीवी डाइक ने हमें बफर स्टेट्स का मतलब समझाया है। ये वो एरियाज रहते हैं जो कि काफी ज्यादा वीक हैं, ठीक है, ये वो एरियाज रहते हैं जो कि काफी ज्यादा वीक है, ठीक है, एंड लेकिन ये जो एरियाज है ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं उन स्टेट्स के बीच में जिनके बीच में लड़ाई है। सपोज एक है स्टेट ए, दूसरा है स्टेट बी, ठीक है, इनके बीच में एक स्टेट है, ठीक है, एक एरिया है जिसको हम कह रहे हैं बफर स्टेट, इसको आप कह लो डी, ठीक है। ए और बी के बीच में एक एरिया है जिसको हम कह रहे हैं बफर स्टॉक, इसको हम कह रहे हैं बफर स्टेट, जिसको हम कह रहे हैं डी, राइट। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इन दोनों ही पार्ट्स के लिए। ये एरिया, ये जो डी एरिया है ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ए और बी के लिए। अब डी ही वो एरिया है जो इन दो स्टेट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, राइट। अब जो स्ट्रॉन्गर पार होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी ए और बी में से, ठीक है, वो लोग इस स्टेट को अपनी बाउंड्री में लाने की कोशिश करेंगे, जो बफर स्टेट है उसको अपनी बाउंड्री में लाने की कोशिश करेंगे, राइट। ए और बी दो स्टेट्स हैं, डी जो है वो बफर स्टेट है, राइट। तो जो बी है उसके पास ज्यादा ताकत होगी तो डी को अपनी बाउंड्री में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों ही स्टेट्स में किसी के पास भी परमिशन नहीं है ऐसा करने की, ठीक है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि बफर स्टेट का काम ही यही है कि उन दो नेशंस को एक दूसरे से सेपरेट करना, राइट, ताकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो सके, क्लैशेस के चांसेस कम हो। अगर बफर स्टेट बी के पास चला गया, ठीक है, तो क्लैश नहीं हो जाएगा ए का बी से, राइट, वो लड़ने पे नहीं आ जाएगा तुमने कैसे छेड़ा इस चीज को, ये चीज तो हमारे बीच की है, राइट, इसको यहीं पे रहना चाहिए था, तुम कैसे अपने इन्फ्लुएंस में इसको ले रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्मामेंट्स एंड डिसआर्मामेंट्स। जो भी पावरफुल नेशंस है, ठीक है, जो भी पावरफुल नेशंस है उनके पास बहुत भयंकर वेपन्स रहते हैं, राइट। तो इन वेपन्स का, इन आर्म्स का वो यूज करते हैं एक तरीके से पावर पोजीशन अपनी मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में। और ऑब्वियसली अगर आपके पास वेपन्स है तो आपका एनिमी आपके पास आने से डरेगा, तो आप ज्यादा सिक्योर्ड भी रहोगे।
लेकिन अभी रिसेंट टाइम में बोला जा रहा है कि जो आर्म्स है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारे एनवायरमेंट के लिए, वर्ल्ड पीस को एक तरीके से डेंजर करते हैं ये लोग, सिक्योरिटी को हार्म करते हैं, कोई भी नेशन कभी पगला कर कुछ भी मिसाइल छोड़ सकती है, राइट। तो इसीलिए ये चीज डेंजरस भी बहुत ज्यादा, इसलिए आया डिसआर्मामेंट्स एंड आर्म्स कंट्रोल। डिसआर्मामेंट्स और आर्म्स कंट्रोल से क्या होगा, वर्ल्ड पीस मेंटेन रहेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी पूरे वर्ल्ड को। द बैलेंसर, ये नेक्स्ट डिवाइस है हमारा बैलेंस ऑफ पावर का, बिल्कुल बफर स्टेट की तरह ही है ये, ठीक है। बैलेंसर जो है वो एक नेशन रहती है या ग्रुप ऑफ नेशंस रहता है, ठीक है। या तो बैलेंसर एक पर्टिकुलर नेशन रहेगी या ग्रुप ऑफ नेशंस रहेगा जो सारे स्टेट्स की पॉलिसी से अलूफ रहता है, यानी इसको किसी भी स्टेट की पॉलिसी से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। किसी के भी टुवर्ड्स ये बायस्ड नहीं रहता है, राइट। इसको आप द लाफिंग थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं। दो बिल्लियों की कहानी सुनिए जो एक रोटी के लिए लड़ती रहती है और बंदर एक तरीके से आके हंसता है और फिर वो पूरी रोटी खा जाता है, वही इस थर्ड पार्टी का काम है। मतलब एक तरीके से ना ऑब्जर्व करती रहती है सिर्फ, राइट। और जब इसका काम आता है, देखते हैं इसका काम क्या होता है। तो जब कोई एक तरीके से स्टेट, ठीक है, वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है बैलेंस में, ठीक है, उसकी एक तरीके से पोजीशन वीक होने लगती है, तो जो बैलेंसर है उसे स्ट्रेंथ देता है, उसे ज्वाइन कर लेता है और उसे स्ट्रेंथ देता है ताकि जो बैलेंस है वो वापस से रीस्टोर हो सके। जैसे ही बैलेंस वापस से मेंटेन हो जाता है, ये दूर हो जाता है उस चीज से, राइट। तो इसका काम क्या है, जब भी कोई नेशन वीक पड़ेगी ये उसे जाके सपोर्ट देगा और बैलेंस को मेंटेन करेगा। जैसे ही बैलेंस मेंटेन हो गया, ये वापस से पीछे हो जाएगा। पहले ट्रेडिशनली ब्रिटेन जो है वो एक बैलेंसर का रोल प्ले करता था यूरोप में। कोल्ड वॉर एरा में यार कोई भी एक तरीके से स्टेट बैलेंसर का रोल परफॉर्म नहीं कर पाया, बाइपोलैरिटी उस वक्त चल रही थी। लेकिन उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड फॉर्म हो गया, राइट, एक ही सुपर पावर रह गया, ठीक है। उसके बाद एक ही सुपर पावर रह गया तो बैलेंसर की जरूरत ही नहीं पड़ी। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ बीओपी, क्यों जरूरत है बैलेंस ऑफ पावर की। पहला तो है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पावर मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा डिवाइस है ये, वॉर का रिस्क कम से कम हो जाता है यहाँ पर। बैलेंस ऑफ पावर स्मॉल एंड वीक स्टेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, सभी स्टेट्स की इक्वली रिस्पेक्ट करता है और सभी को इक्वल पावर देता है। अब हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बीओपी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर क्यों नहीं रहना चाहिए वो देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले, इंटरनेशनल रिलेशंस को पूरा कवर करूंगी। कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। सजेशंस है अगर आपके कुछ तो प्लीज वो भी जरूर से कम्युनिकेट करिएगा। जो इसने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर छोटे छोटे स्टेट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ट में यार स्मॉल स्टेट्स के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है इन द नेम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। नेशंस जो है वो स्टैटिक यूनिट्स नहीं है, वो अपना पावर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेंगी, ठीक है। वो किसी और नेशन को हथियाने की कोशिश करेंगी, टेरिटरीज इंक्रीज करेंगी, अलायंसेस बनाएंगी, मिलिट्री पावर इंक्रीज करेंगी, नए वेपन्स लेंगी। तो वो स्टैटिक यूनिट्स नहीं है, उनका पावर इंक्रीज होता ही रहता है या गिरता रहता है, राइट। अगर किसी एक स्टेट के पास ज्यादा पावर आ जा रही है, ठीक है, पावर का वेट उसके पास इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि वॉर होगा ही होगा या पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, बाकी स्टेट्स पीसफुली नहीं रह सकते। मानो ना मानो आज चाइना के पास, अमेरिका के पास, रशिया के पास ज्यादा ताकत है, बट वी आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अगर किसी स्टेट के पास ज्यादा पावर है और किसी स्टेट के पास कम पावर है तो वॉर होगी ही होगी, इसका मतलब ये नहीं होता है। और बैलेंस ऑफ पावर सिर्फ पावर को ही इंपॉर्टेंस देता है, सिर्फ पावर रिलेशंस को ही इंपॉर्टेंस देता है। सेल्फ इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही इसका मतलब एक मेन मोटिव है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, मोरल, ये जो फैक्टर्स है इनको इसने इग्नोर कर दिया, इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी है। जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बीओपी है ये बेसिकली क्रिटिसिज्म्स है बीओपी के, और ये कहता है कि सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होगी। एक्चुअल में ऐसा हो भी सकता है क्या? पावर हम इक्वली बांट सकते हैं बीच में? नहीं। इतनी पावरफुल नेशंस है वो, उनके बीच में हम जाएंगे और बोलेंगे कि अब पावर को इक्वली बांटा जाए, या वो खुद से कोशिश करेंगी पावर को इक्वली बांटने की? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये बोलता है पावर को इवैल्यूएट करना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से बीओपी का कॉन्सेप्ट अनसर्टेन है, एंड दैट इज व्हाई बीओपी इज अनरियल ऑल्सो। और बीओपी का जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा ऑब्सोलीट हो गया है, ठीक है, काफी ज्यादा पुराना हो गया है। रोल एंड रेलेवेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। देखो पहले क्या था, यूरोप जो था वो एक तरीके से सेंटर था वर्ल्ड पॉलिटिक्स का,
बट आज ऐसा नहीं है। यूरोपियन पॉलिटिक्स एक छोटा सा सेगमेंट कंप्राइज करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। कोई यूरोप इतनी बड़ी चीज नहीं रह गई है अब, तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरीके से पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, इसकी अब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोपेगेंडा, पॉलिसी, आइडियोलॉजीज का यूज करते हैं आजकल के नेशंस एक तरीके से अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। डेवलपमेंट्स हो गए बहुत ज्यादा, और बैलेंस ऑफ पावर के लिए आपको मेजर स्टेट्स चाहिए रहते हैं, राइट, मेजर एक्टर्स चाहिए रहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर के लिए बेसिकली हमारे पास मेजर एक तरीके से एक्टर्स होने चाहिए, मेजर नेशंस होनी चाहिए। लेकिन 1945 के दौरान सिर्फ 2 ही सुपर पावर्स हमारे पास रह गए थे, और उसके बाद एक ही सुपर पावर हमारे पास बचा, तो बैलेंस ऑफ पावर की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। यूएन के आने के बाद, यूनाइटेड नेशंस के आने के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। ये हमें एक तरीके से बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यूएन के आने के बाद भी बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है बैलेंस ऑफ पावर में। सो फाइनली वी आर कंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ पावर। पूरी तरीके से ये अभी भी इंटरनेशनल रिलेशन से नहीं गया, रीजनल रिलेशंस में अभी हमें ये देखने को मिलता है। पूरी तरीके से ये डेड भी नहीं है और पूरी तरीके से यूजफुल कॉन्सेप्ट भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।